बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात की मरहलावार तैयारी का अमल जारी है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल, जो कि बड़ा अहम अमल होता है, वो मुकम्मल हो गया। बहुत से बड़े नामों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। कल हमने आपको बताया था कि आज फैसला होना था। यूसुफ रजा गिलानी साहब, जो कि पीडीएम के उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद से, उन पर एतराज़ात उठाए गए थे, लेकिन आरओ साहब ने आज जो फैसला सुनाया उनके हक में सुनाया, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। फिर वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज साहब, फाकी वजीर फैसल वाडा साहब के भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। अलबत्ता सेनेटर परवेज रशीद साहब, जो नून लीग के मरकजी रहनुमा हैं, इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। नादहिंदा हैं पंजाब हाउस के, और बताया गया कि कुछ 95 लाख रुपए इन्होंने अदा करने थे। बाहर कहे वो इसे एक दूसरा नाम दे रहे हैं परवेज रशीद साहब, और वो कह रहे हैं कि अब वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, जो उनका राइट है इस फैसले के खिलाफ। कुछ हमने ये भी देखा कि बिला मुकाबला भी मुअज़्ज़ज़ उम्मीदवार जो हैं वो मुंतखब हो गए। बैरिस्टर अली जफर साहब पीटीआई से और आजम नज़ीर तारड़ साहब नून लीग से पंजाब असम्बली की टेक्नोक्रेट सीट पे बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। एक तरफ कागजात नामजदगी का मामला, और दूसरी तरफ चूंकि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। आज उस हवाले से भी अहम समात हुई, और दौरान समात चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने रिमार्क्स दिए, और उन्होंने कहा कि हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ओपन बैलेट के ऑप्शन से हॉर्स ट्रेडिंग सेनेट में रुक पाएगी या नहीं। अलबत्ता उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने मिसाक जमहूरियत में ओपन बैलेट खुफिया वोटिंग खत्म करके ओपन बैलेट का मुआहदा तय किया था, लेकिन वो अब इस मुआहदे पर अमल पैरा नहीं है, फिर गई हैं। इस हवाले से समात अब कल भी जारी रहेगी, और तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ फैसला भी सिलसिले में आएगा, जिस पर तमाम लोगों की इस वक्त नजरें मरकूज हैं। फिर सेनेट में उम्मीदवारों, चूंकि अब सेनेट का मैदान लग चुका है इलेक्शन का, तो जोड़ तोड़ और राब्तों का सिलसिला भी जारी है। उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक खबर जो यकीनन आप लोगों ने सुन भी ली होगी, हम भी अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इस पर बात करना चाहेंगे, इज़हार अफसोस करना चाहेंगे, खराज तहसीन भी पेश करना चाहेंगे। मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, जो इस दफ़ा भी उनको नॉमिनेट कर दिया गया था नून लीग की जानिब से, वो अब हम में नहीं रहे, इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 68 साला सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब शोला बयान मुकर्रर थे, और शायराना अंदाज में अपने सियासी हरीफों पर तंज़ व मजाक के नश्तर भी बरसाते थे, उसकी महारत रखते थे। नडर इंसान थे, और आमरीत के ख़िलाफ़ उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जदोजहद भी रही है। हमारे शोज़ का भी हिस्सा बनते रहे, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते थे। और हम ये भी ज़रूर कहना चाहेंगे कि एक लॉस है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी, और ज़ाहिर बात है PMLN के लिए। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे और उनकी फैमिली को हिम्मत अता फरमाए। जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका तारुफ मैं आपसे कर देता हूँ। आज के शो में हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, एहसान टिवाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शर्मिला फारूकी साहबा, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से हमें वाया स्काइप ज्वाइन कर रही हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और दौरान गुफ्तगू हम तज्ज़ियाकारों की राय भी लेकर आएंगे आपकी इजाज़त से। शर्मिला साहब, आपसे मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी ओपन बैलेट के हवाले से समात जारी है। आज भी चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क सामने आए, जिसमें उन्होंने मिसाक जमहूरियत का हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि इस बात पर तो आपकी जमात और मुस्लिम लीग नवाज मुतफिक थी, मुआहदा भी हुआ, लेकिन अब इस पर अमल नहीं कर रहे, और इस पर अफसोस का इजहार किया। इस पर भी जरूर अपना कमेंट दीजिएगा। दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कहा है कि सेनेट इलेक्शन ओपन हो या खुफिया राय दही, हम तैयार हैं। तो जब इतनी तैयारी आपकी है और आप इतने कॉन्फिडेंट भी है, और ज़ाहिर बात है ज़िमनी इंतखाब भी आप लोगों ने कराची और सांगड़ से जीत लिया है, आपकी सीटें थी आपने रिक्लेम कर ली हैं, तो फिर कबात क्या है? अगर ओपन बैलेट है तो इस पर आप सपोर्ट कर सकते हैं हुकूमती मौक़िफ़ को। शर्मिला फारूकी साहबा जी शुक्रिया अनवार साहब। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है सियासत के अंदर, और वो होती है टाइमिंग। हुकूमत अगर चाहती कि ओपन बैलेट हो, जाहिर बात है बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी भी इस बात से राजी कि शफाफियत मजीद होनी चाहिए सेनेट के अंदर। लेकिन अगर यही काम हुकूमत 2-2.5 साल पहले ले आती, 2018 में, जब ये ऑपोजिशन में थे, और आपको याद होगा कि चौधरी सरवर साहब जो पंजाब से इनके सेनेटर इलेक्ट हुए थे, तो इनके पास 30 वोट थे, लेकिन उनको पड़े 52 वोट। तो जब वो हुकूमत में आई पीटीआई की गवर्नमेंट, तो सबसे पहला काम उनको ये करना चाहिए था
ان کو دیکھنا چاہیے تھا اور انکوائری پہ 52 ووٹ کیسے، کیا ووٹ خریدے گئے، کیا لوگ بکے، اور اگر بکے تو کس نے خریدے اور کون بکا۔ اچھا اب آ جائیں آگے، آج کی بات کر رہے تھے شرمیلا صاحبہ، یہ تو بہت پیچھے آپ چلی گئی جی۔ آپ بات کر رہے ہیں نا شفافیت کی، جی ہاں ہم اس بات پہ بالکل، جی جی لیکن اس وقت جو وقت اور حالات اور ماحول، کیونکہ اس وقت حکومت کے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اپنے ہی ممبران ان سے پیسے لیں گے اور پھر بھی ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ عامر لیاقت صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی شیخ کو ووٹ نہیں ڈالوں گا۔ ان کی جو سلیکشن بورڈ ہے انہوں نے اعتراضات اٹھائے فیصل واڈا پہ اور ابرو صاحب کے اوپر جو ان کے سینٹ کے کینڈیڈیٹس ہیں، یہ ہم نے نہیں اٹھائے۔ ان کے جو پی ٹی آر کے جو ممبران ہیں سندھ اسمبلی کے، وہ ان سے نالا ہیں، وہ ان کو بغاوت کے اندر ان کو نہیں دیں گے۔ اب ان کو مسئلہ پڑ گیا ہے کہ ان کی کینڈیڈیٹس نہ ہار جائے، لیکن چیئرمین سینٹ کے نو کانفیڈنس موشن کے اندر جب انہوں نے 14 اپوزیشن کے ممبران کو سینٹ میں خریدا، جب ان کو یہ امینڈمنٹ لانا نہیں گوارا ہوئی، نہ انہوں نے اس وقت شفافیت کی اور ٹرانسپیرنسی کی بات کی، کس نے خریدا، کون بکے، یہ کیوں نہیں پتا چلا؟ کیا وجہ ہے کیوں نہیں پتا چلا جی؟ کیونکہ انہوں نے نہیں کیا۔ اور بکے کس کے سینٹ کرنا میں؟ چاہیے ان کو انکوائری بٹھانی چاہیے کہ کون ہے وہ 14 ممبران۔ لیکن شرمیلا بیگم آپ لوگوں نے جماعتی سطح پر بھی کہا تھا نا، بلاول صاحب نے کہا تھا نا جماعتی سطح پہ وہ بھی انکوائر کریں گے کہ کیوں کر ووٹ نہیں پڑے اپوزیشن کے 14 اراکین سینٹ کے، اس انکوائری کا کیا بنا؟ ہماری تو انکوائری کی جگہ ہے، لیکن اس وقت جو سوال پیدا ہو رہا ہے اور جو جتنی اجلت اس حکومت کو ہے اچھا اس سینٹ کے الیکشن شو اینڈ سے کو، کیونکہ پہلے یہ ایک ماہ قبل پہلے یہ امینڈمنٹ لاتے ہیں، پھر یہ سپریم کورٹ کے پاس جب پھر یہ راتوں رات لے کر آتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے آپ بھی ایک سمجھدار اینکر ہیں، آپ جانتے ہیں قانون اور آئین کو، مجھے ایک بات بتائیں، اچھی سپریم کورٹ کے زمرے میں لے کے جائیں گے، اچھی سپریم کورٹ سے کنیکٹ، وہ کام بھی جو پارلیمنٹ کا کام ہے اوپر پارلیمنٹ کو تالے لگا دیں، ہر چیز آرڈیننس سے اور ہر چیز سپریم کورٹ سے کروا لیں، فیصلے لے لیں، پھر لیجسلیٹر تو گھر بیٹھ جائیں۔ میں اس کا جواب لے لیتا ہوں۔ آپ نے کہا سپریم کورٹ جو پارلیمنٹ کا کام ہے یہ لیجسلیٹ کرنا، چونکہ ٹیوانا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں اور ضربت پارلیمنٹیرین ہے، آپ نے ساری بات سن لی، آپ جواب دیں گے؟ وہ کہہ رہی چونکہ انہوں نے چند ممبران اسمبلی آپ کے کلیز کا نام لیا اور سندھ اسمبلی کا بھی ریفرنس دیا، تو ان کا اس لیے آپ کو اجلت ہے اور اس وجہ سے آپ لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے، ٹائمنگز پہ ان کو معترض ہیں۔ ویسے سیاست میں ٹائمنگز تو بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، یو وڈ ایگری وتھ می، اور یہ آپ لوگوں کا کام ہے مقننہ کا، لیکن آپ لوگ صدارتی ریفرنس لے کے سپریم کورٹ چلے گئے۔ ٹیوانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جی، کوئی آئینی ترمیم اگر ہونی ہے تو وہ ہاؤس کے اندر سے ہونی ہے، اس میں گورنمنٹ کا اور اپوزیشن کا بہتر روابط، بہتر انڈرسٹینڈنگ اس پہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ماضی کے جو تجربے ہیں، بدنما دھبے ہیں جس کے اندر ایماندار لوگ بھی، پولیٹیشنز بھی بدنام ہو جاتے ہیں، دس از ہارس ٹریڈنگ ایٹ دا ہائیسٹ لیول، جب ایم این ایز اور ایم پی ایس پہ الزام لگتا ہے، تو ہم اس بات کو، اس کمٹمنٹ کو عمران خان دھونا چاہتے ہیں، اور ان دو پارٹیز نے میثاق جمہوریت نے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ایگریڈ تھے، کیونکہ اس کی قیمت یہ بھی ادا کر چکے۔ ہمیشہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ایڈوانٹیج ہوتی ہے، گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس کیرٹس ہوتی ہیں، یہ عہدہ دے دیا، فلانا دے دیا، لالچ ہوتا ہے، پیسے کے علاوہ بھی طریقے ہوتے ہیں، اپوزیشن کے پاس مشکل ہوتا ہے، وہ وسائل نہیں ہوتے۔ سو اس وقت تحریک انصاف نے گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے اپنی ایڈوانٹیج کو فورگو کرنے کے لیے کہا، پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن دیر آیت درست آیت، اور اس چیز کو محترمہ نے فرمایا کہ ماضی کے اندر ایسا کیوں نہیں ڈسپلن، جب پی ٹی آئی کے ممبرز نے وائلیٹ کیا تو پارٹی خود ان کے اوپر ڈسپلنری ایکشن لے سکتی ہے، تو 20 سے زیادہ ممبر کے پی کے پارٹی سے نکالے گئے جنہوں نے ایسا کیا۔ ابھی کوئی ووٹ اگر ہمیں زائد پڑے ہیں یا سنجرانی صاحب کو زائد پڑے ہیں تو پی ٹی آئی کی تو وہ مخالف اپوزیشن سے آئی ہیں نا، ان کے اوپر تو ہمارا ڈسپلنری ایکشن لینے کا اختیار نہیں ہے، ان پہ تو اختیار انہی اپوزیشن پارٹیز کا تھا۔ ہمارے اگر کسی نے وائلیٹ کیا ہم اپنے ممبرز کے ذمہ دار ہیں، تو اس کے اوپر یہ بات ہونی چاہیے، یہ سٹیگما پولیٹیکل ورکر سے، پولیٹیکل لیڈر سے اترنا چاہیے، یہ شرم کی بات ہے اس لیول کے اوپر، جس طریقے سے ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، شفاف ہو،
उसको तरीके को अपनाना चाहिए, चाहे वो किस रास्ते से आ रहे हैं। अब ये मुझे बताएगा टिवाना साहब, चूंकि शर्मिला साहबा ने बात की और आप लोगों के इस्लामाबाद से, क्योंकि आपका जो इलेक्टोरल कॉलेज है उधर से तो डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, इस हवाले से भी पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब में जो कैंडिडेटर सामने आए हैं उस पर अब तमाम जमात में जो है वो इत्तेफाक पाया जाता है कि यू हैव पुट द बेस्ट मैन फॉर सेनेट। आई थिंक हमारे लिए वज़ीर ख़जाना है और उसमें PTI ने उनके लिए बहुत अहम सीट है। अगर वो यहाँ से अपना टॉप कैंडिडेट, चाहे वो वीक कैंडिडेट और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, इस्लामाबाद के अंदर जिसने जो प्राइम मिनिस्टर ने वोट लेने हैं 172 वोट, इतने वोटों से यहाँ सेनेटर बनने हैं। सो एक बड़ी एक सिंबॉलिक भी है इस चीज के लिए। अपोजिशन ने भी यहाँ बहुत अच्छा पता खेला है, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको एट स्टेक पे लाया है, उनकी जाती एक लगाव है मेंबर से, पुराने पार्लियामेंटेरियन है। सो उन्होंने भी यहाँ से इस्लामाबाद की कैंडिडेट देने की बजाय, पहले शायद नैयर बुखारी साहब थे, अपोजिशन ने इकट्ठा खेला और मेरे ख्याल के अंदर दे पुट देयर बेस्ट हॉर्स। तो इंटरेस्टिंग बन गया है इलेक्शन, खास तौर पे इस्लामाबाद, खास तौर पे। शर्मिला साहबा ये बताइएगा कि इन्होंने कहा कि आप लोगों ने कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट लेकर आए हैं, ज़रबत हफीज शेख साहब जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, वज़ीर आला सिंध ने दावा किया कि सिंध से 10 सीटें पीपल्स पार्टी निकाल लेगी, तो बहुत से मुवस्सिरीन की राय है कि आपके पास तो इतने मेंबर नहीं है, तो ये दावा जो आप लोगों ने किया, और आज सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से ये बात हुई भी कि जी इस तरह का दावा भी सामने आया है, तो आप समझती हैं कि इस तरह के दावे करने से ज्यादा खदशात फिर बढ़ जाते हैं कि शायद फिर वो नोट दो वोट लो का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा? देखिए, मैं नहीं समझती वज़ीर आला सिंध ने 10 सीटों की बात की, उन्होंने एक सरप्राइज, लेकिन सरप्राइज तो हो सकता है क्योंकि मैंने आपसे पहले कि PTI के मेंबरान हैं, तो एक कैंडिडेट, आपकी आवाज कट रही है जी, बगावत में वो अपोजिशन के वोट डाल, तो एक सरप्राइज हो सकता है। हमारी जो बस्ती है उससे और एक BA जो है वो इसको वोट डाल सकता है, जब भी काउंटिंग हो। शर्मिला साहब, आप बाज़त आपकी ऑडियो थोड़ा सा रीसेट करते हैं, मैं चाहूंगा आपको दोबारा, मैं लौट के आऊंगा आपकी ऑडियो को करते हैं। हमें सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट सईद काजी साहब ने लाहौर से ज्वाइन किया। सईद साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब, बताइएगा आपके तज़किये तबसरे हम आपके शो में सुनते रहते हैं, जरा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे ये सेनेट इलेक्शन, अब तो उसकी काफी जो कैंडिडेचर है वो भी सामने आ गए हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पर एहसान टिवाना साहब हैं, शर्मिला फारूकी साहब, वो कह रहे हैं इस्लामाबाद का जो मुकाबला है वो काफी उसमें दिलचस्पी आ गई है, दो जबरदस्त किस्म के कैंडिडेट्स का आमना सामना है। आपके पास क्या खबर है और आपका क्या तज्जिया है? क्या कुछ सरप्राइज आएगा या आप समझते हैं जिनकी जो सीटें हैं उतनी सेनेट में उनके नुमाइंदे आ जाएंगे इलेक्ट होकर? देखिए, राजुल वक्त सियासत जो है वो जोड़ तोड़ की सियासत है, क्योंकि देखें वो मतलब कोई नजरियाती सियासत तो है नहीं, तो इसलिए इस जोड़ तोड़ में आज हमने देखा कि हफीज शेख साहब की गुफ्तगू हुई जहांगीर तरीन साहब से, तो वो जो 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 बेसिकली हैं मेन प्लेयर्स हैं, उन पे ये डिपेंड करेगा और मुझे लगता है बाई एंड लार्ज कोई बहुत बड़ा अपसेट नहीं होने वाला। अच्छा, और जो 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 तकरीबन पार्टी पोजीशन है उससे कोई एक आध उधर हो जाए सीट तो हो जाए, वरना तकरीबन वही रिजल्ट आएंगे जो एक्सपेक्टेड है। और ये मुझे बताएगा, ये ओपन बैलेट एंड सीक्रेट बैलेट की बहस, जाहिर बात है ये कानूनी सतह पे सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस ज़ेरे समाअत है, सियासी सतह पर भी बात हो रही है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात होती है। आप समझते हैं कि ओपन बैलेट कराने से हॉर्स ट्रेडिंग का कलकमा हो सकेगा? हाँ, मुश्किल हो जाएगी। हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो, उसमें और बातें हैं कि अगर कोई बंदा वोट अपना जाया कर देता है और इस तरह की बातें हो रही हैं जी कि 2 मोहरें लगा दे तो वोट जाया हो जाता है आपका जी। तो लेकिन ये है कि वो जो लेन देन और पैसे वाला मामला है उसमें शायद किसी हद तक कमी आ जाए, मगर ये होता है इसलिए नजर नहीं आता कि आइन में तो तरमीम हो नहीं सकती, और सुप्रीम कोर्ट के अभी कमेंट्स ही आ रहे हैं, फैसला तो अभी नहीं आया, लेकिन इस सिलसिले में मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन बेबस ही रहेगा। सईद काजी साहब ये बताइएगा, परवेज रशीद साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब के मंजूर हो गए हैं, और बाकी जो फैसल वाडा साहब, शिबली फराज साहब, जितने भी नाम है उनके हो गए हैं। परवेज रशीद साहब कह रहे हैं कि ये जी उनके खिलाफ एक टेक्निकली उनको आउट करने की कोशिश की गई है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आपके पास क्या मालूमात है? देखिए, जो लोग हमारा एक तरह से रोल मॉडल
होने का दावा करते हैं जी, उन्हें बड़ा अपराध होना चाहिए। 2011 की ये पेमेंट है, ये नहीं हुई, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या माइंड सेट है। और उन्हें उन्हें ये करना चाहिए था। मुझे नहीं पता जो है लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, लेकिन इट इज इन दी बैड टेस्ट कि आप जो है एक सेनेटर हैं, आपने हमारी कानून साजी करनी है, आपने हमारी किस्मत और जो है वो लोगों का डिपेंड आप पे कर रहा है, और आप अगर ये एक खुद ही लॉ वायोलेट करते हैं, तो जब हमारा कानून क्या बनाएंगे आप हमारे लिए। शर्मिला साहब, मैं आपसे, सही साहब मेरे साथ जरा रहिएगा। शर्मिला फारूकी साहब जी प्लीज अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। आपसे सवाल था, आपने कहा वज़ीर आला साहब ने सरप्राइज का कहा था, सीटों का नहीं बताया था, और सरप्राइज में आपने इस बात को दोबारा दोहराया कि अगर पीटीआई के लोग आपको वोट देना चाहिए। ये क्या वजह है कि पीटीआई के लोग क्यों आपसे इतना लगाव रखते हैं कि चाहे केपी हो या सिंध असेंबली, आपके कैंडिडेट्स को वोट देने के लिए ज्यादा तैयार नजर आते हैं माजी के तनाजर में अगर देखा जाए? यहाँ लगाव की बात नहीं है, यहाँ पर बात होती है बगावत की। देखिए, आपकी जो पीटीआई की सेंट्रल जो सिलेक्शन कमेटी थी, उन्होंने खुद सिंध में जो इनके कैंडिडेट थे फैसल वाडा और अबरो, उन दोनों के ऊपर एतराजात उठाए हैं। और यहाँ के जो पीटीआई के एमपीएज हैं वो खुद इनको वोट नहीं देना चाहते। इसमें गवर्नर सिंध भी बीच में पड़े और इनको मुतमईन करने की कोशिश की। फिर कल मैंने देखा कि इमरान खान साहब ने खुद वीडियो लिंक के जरिए अपने पीटीआई के एमपीएज से सिंध के बात की है। तो मसले तो हैं ना, इश्यूज तो हैं, और वैसे भी इश्यूज पहले के भी हैं। सिवाय कैंडिडेट्स के इनके बाकी भी मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब इनसे मिलते नहीं हैं, इनके मसले हल नहीं करते, ये अपने हलकों में जा नहीं सकते, ये क्यों देंगे इनके कैंडिडेट? तो इनके पार्टी का अंदरूनी इशू है ना, इसमें पीपल्स पार्टी क्यों खसूसी दिलचस्पी रख रही है? तो इनका अपना इशू है ना। फिर देखिए, सियासत में तो आपको ऐसे ओपनिंग्स हमेशा उन पे नजर रखना चाहिए। व्हाई नॉट? यही तो होता है कि तो अगर आपकी जमात में आपके लोग नाला हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक को क्या कहते हैं? यही तो होते हैं ना फॉरवर्ड ब्लॉक। और फॉरवर्ड ब्लॉक क्या करते हैं? फिर वो दूसरी जमात को फायदा पहुंचाते हैं। तो ये भी हो सकता है। सेकेंड भी सरप्राइज कि ये इनके लोग इनके अपने कैंडिडेट्स को वोट ना दें, अपोजिशन के लोगों को वोट दे दें, क्योंकि जाहिर बात है। तो आप शर्मिला साहब जी, हमारे कैंडिडेट भी इनसे बहुत बेहतर हैं। आपने ठीक है, पावर पॉलिटिक्स है और कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैं आपसे ये जरूर सवाल करना चाहूंगा कि लेकिन अगर थोड़ा सा ये अजीब सा ही लगता है, थोड़ी चंपे की बात ही लगती है कि अगर आपकी अददी जो तादाद है उससे ज्यादा सीटें आपको मिल जाएं तो लोग तो फिर उंगलियां उठाएंगे ना। शर्मिला साहबा, चाहे वो सिंध असम्बली हो, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, जब इस तरह होता है, और आपने पंजाब असम्बली की भी एग्जाम्पल दी, अगर पार्टी की जो तादाद उससे ज्यादा सीटें मिल जाएं तो फिर लोग तो कहेंगे कि कुछ दाल में काला है। ठीक है, उनके कैंडिडेट से उनका इत्तेफाक नहीं था वो एक अलग इशू है, लेकिन ये इशू भी तो फिर फेस करना पड़ता है ना सियासी जमातों को। शर्मिला साहबा देखिए, बिल्कुल बिल्कुल उंगलियां उठाएंगी और जितने मुंह उतनी बातें, लोग तो बातें करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अनवार साहब, हर इंसान पैसे से नहीं बिकता। कुछ इंसान, कुछ लोग जो है वो ताल्लुकात से बिकते हैं, कुछ मोहब्बत से बिकते हैं, कुछ अपने जमीर के मुताबिक फैसला करते हैं। अब अगर वो देखेंगे कि एक ठेकेदार अबड़ों को वोट देने से बेहतर है कि आप एक पीपल्स पार्टी के एक दरीना कारकुन करीम ख्वाजा को वोट दे, तो मेरा ख्याल है कि दे विल प्रोबब्ली प्रेफर इट। आफ्टर ऑल आपने वोट उठाया है एज अ पार्लियामेंटेरियन कि आपने मुल्क के मुफाद में काम करना है, तो ओपनली दे देना। ठेकेदार जिसको केपीके के अंदर 6 अरब के ठेके मिले हुए, उनको आपने उठा के आप उसको सेनेट में टेक्नोक्रेट की सीट पे भेज दें, मतलब दिस इज अ जोक। शर्मिला साहब, ओपनली दे देना वोट, वो ओपनली दे दें ओपनली वोट, व्हाई नॉट? ठीक, मेरे साथ हमें तो कोई इतराज नहीं है। आपको कोई इतराज? साद रसूल साहब भी हैं, वो भी जाहिर बात है उनका एक बड़ा लीगल जबरदस्त बैकग्राउंड है और खुद अपना शो में एनालिसिस करते हैं। साद रसूल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साद भाई, शर्मिला फारूकी साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, एहसान टिवाना साहब हैं, इससे पहले आपके साथ सईद काजी साहब भी थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, आप समझते हैं कि जो अब तक की सुप्रीम कोर्ट में समातें हुई हैं, कोई आप एज ए लॉयर इन्फर कर सकते हैं कि किस तरफ आपको लगता है रुझान है, ओपन बैलेट या ये जो आइन के तहत 226 आर्टिकल खुफिया रायशुमारी है उसके तहत इलेक्शन होगा 11 मार्च का? देखिए, ये बात तो करनी थोड़ी सी गैर मुनासिब होगी कि सुप्रीम कोर्ट का रुझान किधर लगता है, इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट का रुझान कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट हर साइड को उसके मुताबिक सवाल पूछती है, अपना लीगल पॉइंट क्लियर करवाती है और उसके बाद एक फैसला कर देती है। मैं आपको ये बता सकता हूं, असल में रिमार्क्स पे बहुत ज्यादा बहस होते हैं। आपको पता है, जब से हाई प्रोफाइल केसेस है, जो जज साहबान के रिमार्क्स होते हैं उसमें पूरे शोज और हेडलाइंस आ जाती हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर दफा जब भी जज साहबान के कमेंट्स के ऊपर
हेड लाइन्स बनती हैं या दीगर इस तरह की चीजें होती हैं तो वो मुनासिब नहीं। अदालत का जो एक चीज जो मैटर करती है वो सिर्फ अदालत का फैसला है। अदालत के रिमार्क्स क्या है, कमेंट्स क्या है, इनके ऊपर तो मेरा ख्याल है कि क्या सराही शायद नहीं की जा सकती कि उसकी वजह से फैसला क्या होगा। कानूनी पोजीशन जो है वो रिलेटिवली क्लियर है। कानूनी पोजीशन जो है वो बल्कि पीपल्स पार्टी ही की बनाई हुई कानूनी पोजीशन है कि जब सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होना था तो उसके अंदर लिखा गया कि उसके अंदर ये सवाल पैदा हुआ कि क्या लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन ओपन बैलेट के साथ होगा या सीक्रेट बैलेट के साथ होगा। एमक्यूएम ने उसको चैलेंज कर दिया सिंध हाई कोर्ट के अंदर। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि ऑल दी इलेक्शंस जो आर्टिकल 226 के नीचे आईन पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं, जो भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस होंगे वो तमाम के तमाम सीक्रेट बैलेट के थ्रू होंगे। वही मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया। सिंध गवर्नमेंट के रिलेटेड मैटर था। सिंध गवर्नमेंट खुद पेश हुई एडवोकेट जनरल के थ्रू उस केस के अंदर। अनवर ज़हीर जमाली साहब का एक 3 मेंबर बेंच था जिसने कहा कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं है क्योंकि इसका प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ। क्योंकि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इलेक्शन, इसका प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, इस वजह से जो भी प्रोसीजर लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर है ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट उसको फॉलो किया जाएगा। इसी के तनासब से सेनेट का इलेक्शन का प्रोसीजर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ। अच्छा। तो इफेक्टिवली पीटीआई की गवर्नमेंट जो आज अदालत में जाके बात कर रही है ये उसी केस से एमिनेट करता है जो सिंध हाई कोर्ट की अपनी गवर्नमेंट जो कि सिंध गवर्नमेंट का अपना केस है। मेरे ख्याल में अदालत कोई भी फैसला कर सकती है क्योंकि पिछला जो अनवर ज़हीर जमाली साहब का फैसला था वो 3 मेंबर बेंच का था, वो बाइंडिंग नहीं है इस 5 मेंबर बेंच के ऊपर। लेकिन अगर वो अपनी पिछली नज़ीर को फॉलो करें तो मेरा ख्याल है कि शायद ये फैसला हो कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू अगर कानून अगर इलेक्शन एक्ट के अंदर सीक्रेट बैलेट की इजाजत है तो उसके मुताबिक इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अदालत के फैसले के ऊपर क्या सराही कर रहे हैं। अदालत का जिस दिन फैसला आएगा उसकी रीजनिंग पढ़ के ही अपनी तौर पर कुछ। अच्छा, ये साथ साथ बताइएगा भी शर्मिला साहब से जब मैंने सवाल पूछा उन्होंने कहा कैंडिडेट्स भी बड़े मैटर करते हैं और अगर कोई कैंडिडेट अच्छा है, और यहाँ टिवाना साहब है उन्होंने कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी भी बड़े तगड़े कैंडिडेट अपोजिशन लेकर आई है। ज़रबत हफीज शेख साहब गवर्नमेंट के कैंडिडेट हैं और ये भी राय आ रही है कि उनका जी हर कोई पैसे पे नहीं अपनी राय का इजहार करता। बाज़ लोग जो अपने कॉन्शियस के मुताबिक समझते हैं कि 2 कैंडिडेट सामने हैं ये बेहतर है उनके नज़दीक, वो उसको वोट दे देते हैं। आपकी इस हवाले से क्या राय है कि ये जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने इसलिए सीक्रेट रखा होगा ताकि लोग अपने कॉन्शियस के हवाले से भी वोट दें? देखिए, कॉन्शियस के हवाले से लोगों के ज़मीर जागने या ना जागने की बात तो अब से पहले जब संजरानी साहब का सेनेट का इलेक्शन था उस वक्त भी हुई और पीपल्स पार्टी ने इस बात का को सपोर्ट किया कि कुछ लोगों के ज़मीर जाग गए। उस वक्त इवन दो जो पीपल्स पार्टी की दीगर मुतहदा इस वक्त पीडीएम की जमातें हैं वो शायद इसके साथ नहीं थी। मैं शर्मिला फारूकी साहिबा की बहुत इज्जत करता हूँ, उनकी ओपिनियन बहुत हमेशा मैं गौर से सुनता हूँ, इनसे सीखने को मिलता है। लेकिन मैं इनकी जो आबरो साहब वाली फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दी और दीगर इस तरह की एग्जांपल्स दी, मैं उनसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। अगर आप ये बात करें कि किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी पेंडिंग है तो पीपल्स पार्टी के अपने लोगों के खिलाफ भी इंक्वायरीज पेंडिंग है, उनको भी टिकट्स ना दें। अगर आप ये कहें कि कोई शख्स ठेकेदार है या बिजनेसमैन है तो पीपल्स पार्टी के अंदर ठेकेदार और बिजनेसमैन मौजूद हैं, उनको भी टिकट्स ना दें। तो ये बात तो मेरा ख्याल है कि करनी शायद थोड़ी सी, मैं बसद एहतराम उनसे डिसएग्री करूंगा। अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई आर्टिकल 62-63 की डिस्क्वालिफिकेशन है कि उसको कोई कन्विक्शन हो चुकी है, उसने कोई इस तरह का काम किया है जो कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक उसको डिस्क्वालिफिकेशन का बायस बनता है, तो फिर तो जरूर करें। लेकिन आज तक पीडीएम की दीगर जमातों की के अंदर जिन लोगों के खिलाफ भी इंक्वायरीज चल रही हैं या उनके बिजनेसेस हैं या उनके ऊपर एलिगेशन हैं, उन सब का आज तक दिफा यही रहा है कि हम 62-63 की डिस्क्वालिफिकेशन का फॉलो नहीं करते, हमारे खिलाफ मुतल्लिका मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर चीजें चल रही हैं जिनको हम डिफेंड कर रहे हैं। तो यही बात पीटीआई के कैंडिडेट्स के ऊपर भी अप्लाई करनी चाहिए। ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक स्टैंडर्ड आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव में रखें और एक मुख्तलिफ स्टैंडर्ड ऑपोजिशन के लिए रखें या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए रखें। ठीक, मैं साथ में मैसेज रहेगा शर्मिला साहब, मैं जरूर ये नुकता आपके सामने रखूंगा जो साद रसूल साहब ने उठाया, आप उसको जरूर जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि टिवाना साहब ये चूंकि एज ए मेंबर नेशनल असेंबली जो शर्मिला ने नुकता उठाया, एज ए मेंबर असेंबली यू आल्सो लुक टुवर्ड्स दी कैंडिडेट्स और आप लोग कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं या पार्टी पॉलिसी ज़ाहिर बात है वो चूंकि आप उनके निशान पर जीत कर आए हैं
या वो आपकी ज्यादा तरजीह होती है? दोनों बातों में वजन है, लेकिन मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक अपना सियासी फैसला मैं जिस पार्टी के टिकट से होके आया हूँ, मेरी पसंद नापसंद, मुझे अगर हफीज़ शेख साहब के साथ मेरा दोस्ताना नहीं है और यूसुफ रज़ा साहब का मैं ज़ाती एहतराम करता हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं वो अपना ज़ाती इख्तियार उधर इस्तेमाल करूँ। आई शुड रिज़ाइन, गेट इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड, मैं फिर इस्तेमाल करूँ। तो ये एक असूल है, और यहाँ पे जो फिर ज़मीर फरोशी करेगा उसको ओपन होना चाहिए। और मैं ये भी अनवर साहब आपको बता रहा हूँ, अगर किसी ने ये करने की कोशिश भी की, आज कल का जो दौर है, हम कान में बात करते हैं वो छुपी नहीं रहती। सो जिसने करनी है दिलेरी से करे, सामने आए, पता चले। और ज़ाती ताल्लुकात का बेस्ट केस है, पिछले सेनेट इलेक्शन के अंदर हमारे वो क्लास फेलो हैं, सोनियन है, अभी मौजूदा वज़ीर आपाशी पंजाब है मोहसिन लगारी, वो इंडिपेंडेंट पंजाब से, और मुझे ज़ाती पता है उसने 10 रुपया भी नहीं खर्च किए। अच्छा। इंडिपेंडेंट पंजाब से वो इलेक्ट हुए, नंबर 2 चॉइस सारों ने दी, लोगों ने एल समझे, सारी पार्टीज वालों ने, और सिस्टम का बेनिफिट लेते हुए ही गॉट इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड एज ए सेनेटर, और उनकी बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है। सो बिल्कुल मैटर करता है, लेकिन जहां पार्टी आ जाती है वहां आपकी ज़मीर आ जाता है, वहां आपकी इज्जत आ जाती है। वहां फर्द मैंने नहीं देखना, मुझे नहीं पता कौन कैंडिडेट है, लेकिन मुझे ये पता है कि तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का नॉमिनेट कैंडिडेट है। और हमें इस बात की भी खुशी है, हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हमारे बोर्ड के अंदर अगर इख्तिलाफ होता है, हमारा वर्कर अगर बोलता है और उनके बोलने पे फैसले चेंज होते हैं, बेहतर कैंडिडेट आते हैं, तो उसकी बात की हमें खुशी है कि वी डिबेट और उस कैंडिडेचर्स को वी रेक्टिफाई। हम उस तरह नहीं होते कि एक सामने फर्द बाकी पार्टियों की तरह इशू कर देते हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। सो वी टेक प्राइड इन इट, वी आर अ डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारा बोर्ड भी डिबेट करता है, हमारा वर्कर की भी आवाज है, और उस वर्कर की आवाज रिस्पेक्ट की जाती है। शर्मिला साहब, आप साद रसूल साहब को भी आपने गुफ्तगू सुनी, और एहसान टिवाना साहब जो एमएन है वो कहते हैं कि जी हमें फौकियत जो है वो अपनी पार्टी पॉलिसी को देनी चाहिए, जाती पसंद नापसंद होती हैं, ज़ाहिर बात है हर इंसान के ओपिनियंस होते हैं, लेकिन वो फिर सानवी हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। और जहाँ तक इल्ज़ामात की बात है, साद साहब ने कहा कि वो 62-63 के अलावा जो भी इल्ज़ाम हो अनलेस प्रूफ नहीं होता उसको नहीं पैमाना बनाया जा सकता। मैं मतीन साहब की बात से 100% एग्री करती हूँ कि लॉयल्टी और जो मॉरली जो करेक्ट चीज़ है वो यही है कि जिस पार्टी के टिकट से आप इलेक्ट हुए हैं, उस पार्टी ने जिस किसी को भी नॉमिनेट किया है, मॉरली एथिकली आपको उसको वोट देना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा अक्सर होता नहीं है, इसीलिए आपने देखा है कि अक्सर अपसेट्स भी होते हैं सेनेट के इलेक्शन के अंदर। साद रसूल साहब की मैं अगेन बहुत इज्जत करती हूँ, और मैंने लिटरली इनसे सीखा भी है लॉ के अंदर बहुत सारी चीजें। मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था ये कहना कि जी जागीरदार है, बिजनेसमैन है, तो उसको वोट ना दे। मेरे कहने का मकसद और मतलब ये था कि अब्रो साहब पीटीआई के दरीना कारकुन नहीं है। अगर वो बहुत पुराने पीटीआई के वर्कर होते, तो चाहे वो ठेकेदार होते, बिजनेसमैन होते, जागीरदार होते, इट वाज फाइन, लेकिन वो उनके वर्कर ही नहीं है। फैसल वाडा साहब को सेनेट का टिकट इसलिए दिया गया है ताकि उनको जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन का केस अदालत में इस वक्त जेर समाअत है, बल्कि उससे शायद फैसला भी महफूज हो गया है, उससे बचाने के लिए। एंड इफ आई एम राइट, साद रसूल साहब जो है मेरी बात को करेक्ट करें या मतलब मुझे बताएं अगर मैं गलत कह रही हूँ, कि अगर वो सेनेट इलेक्ट हो जाते हैं और वहां से एमएनए रिजाइन कर देते हैं, तो वो जो केस उनका इस वक्त अदालत में है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, उसमें फैसला नहीं आएगा और वो डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएंगे। अब वो बात की बात है कि कोई इनके ऊपर फिर दोबारा पिटीशन लगाए और आर्टिकल 62F के ऊपर बात करे, वो दूसरी बात है। उनको इसलिए बचाने के लिए ये किया गया। अब आप मुझे बताइए, फैसल सलीम साहब इनके एक केपीके के कैंडिडेट हैं जी। आज उनकी एक गैर कानूनी सिगरेट की फैक्ट्री जो है मुनीर में, उसके ऊपर छापा मारा गया। जिस शख्स ने छापा मारा है बेचारे डीसी इंग्लैंड ने उसको शहर बदर कर दिया, सॉरी सूबा बदर कर दिया, उनको पेशावर से बेचारे को क्वेटा ट्रांसफर कर दिया। इनके कैंडिडेट्स के बारे में आपकी जबरदस्त किस्म की इनसाइट है। मैं इसका मतलब है कि आप लोग ज्यादा तवज्जो आपकी पीटीआई के कैंडिडेट्स पर है। नहीं, हमारी तवज्जो नहीं, हम सियासतदान हैं, हम हर किसी के बारे में नो हाउ रखते हैं, ये हमारा काम है। अच्छा। एक दूसरे के बारे में हमें सब कुछ मालूम होता है। लेकिन देखिए ना, इस किस्म के कैंडिडेट्स अगर आप लाएंगे सामने, अच्छा अबड़ो साहब जो हैं
ان کی ماشاءاللہ مطلب KPK کے اندر وہ کوئی سنا ہے کہ 60 ارب روپے کے ٹھیکے ان کے پاس اس وقت چل رہے ہیں، اور اپڑو صاحب چونکہ ہے نہیں اس لیے کر چکے ہیں سینٹ کے الیکشن. جی ان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن آپ کا نقطہ میں ذرا ساتھ صاحب سے پوچھیں. ساتھ صاحب بتائیے گا، وہ کہہ رہے ہیں جو کینڈیڈیٹرز ہیں ان کے حوالے سے چونکہ شکوک و شبہات ہیں اور PTI کے شاید بنیادی رکن نہیں ہے، بارکہ وہ تو اپڑو صاحب بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں یا ٹیوانا صاحب. آپ کی فیصل واڈا صاحب کے کیس کے حوالے سے جو آبزرویشن میم کی، اس پہ کیا رائے ہے سعد رسول صاحب؟ میں اس میں جی آپ کی اجازت سے 2 باتیں کروں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قانون کی یا کسی بھی چیز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے اگر اس کو کسی پارٹی کی ٹکٹ ملنی چاہیے یا ملی ہے تو اس کو اتنے سالوں سے یا اتنے دہائیوں سے پارٹی کا ورکر ہونا چاہیے، بلکہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی، PTI کے اندر بھی، نون لیگ کے اندر بھی بڑی دہائیوں سے اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ جن کے بارے میں اگر پارٹی کی لیڈرشپ تھوڑی سی نظر ثانی کر لے اور مہربانی کر کے اس طرح کے عناصر کو اپنی پارٹی سے نکال دے جو دہائیوں سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو شاید پاکستان کے اندر تھوڑی سی بہتر پالیسی میکنگ ہو سکے. میں ابرو صاحب کے پرسنل کیس کو نہیں جانتا، لیکن میں اتنا بتاتا چلوں کہ کم از کم میری جو تھوڑی سی انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہ 2008 کے اندر بھی شاید وہاں پہ لاڑکانہ کے علاقے میں الیکشن لڑے، کچھ سالوں سے PTI کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بٹ میں ان کے پرسنل کانٹیکٹ کے اوپر تو وہ خود ہی بات کر سکتے ہیں. جو فیصل واڈا صاحب کی میں سوری ابرو صاحب سے موو آن کرتے ہوئے پہلے یہ گزارش کرتا چلوں کہ قانون کی ریکوائرمنٹ کے نیچے وہ قانون جو پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے مشترکہ طور پہ بنایا، خواہ وہ 18th امینڈمنٹ ہو، خواہ وہ الیکشن ایکٹ 2017 ہو، اس سب قانون کے مطابق ابرو صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائڈ نہیں ہیں. اور اگر ہم قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو ایز اے کینڈیڈیٹ پوری طرح ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اگر دیگر سیاسیات پہ بات ہے تو وہ تو ہر شخص کے اوپر بات ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ بھی بات ہے، PTI کی لیڈرشپ پہ بھی بات کر سکتے ہیں، نون لیگ کی لیڈرشپ پہ بھی بات کر سکتے ہیں. جو آپ نے فیصل واڈا صاحب والی بات کی، یہ بات درست ہے کہ شاید اگین سپریم کورٹ کے آرڈر یا سپریم کورٹ کی کسی پروسیڈنگ کو پریمپٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن شاید یہ بات درست ہے کہ اگر وہ اپنی MNA شپ ریزائن کر دیں فیصل واڈا صاحب تو ان کا وہ والا کیس انفریکچوس ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے. لیکن اگر ان کے خلاف جو کیس ہے، جو کہ لازمی طور پہ ان کے خلاف جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے الیکشن کے نامینیشن پیپرز کے اندر بات صحیح نہیں بتائی، یا جو انہوں نے ایفیڈیوٹ سائن کیا کہ میں 62-63 کے اوپر پورا اترتا ہوں، وہ ایفیڈیوٹ درست نہیں تھا. اگر یہ بات ہے تو میں اس کیس کے اندر وکیل تھا. شبیلہ فاروقی صاحبہ کو، دیگر لوگوں کو یاد ہوگا جس کے تھرو جب تمام لوگوں نے یہ سب نیشنل اسمبلی کے لوگوں نے مل کے 2017 کے الیکشن کے ایکٹ کے اندر سے کاغذات نامزدگی میں سے اثاثہ جات کے کالم نکال دیے، تو میں وہ وکیل تھا جو اس کو سپریم کورٹ تک لے کے گیا اور اثاثہ جات کے کالمز واپس دلوائے. اس آرڈر میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے تحریر فرمایا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اس اپنے نامینیشن پیپرز کے اندر جھوٹ بولتا ہے آن ایفیڈیوٹ تو اس کی 62-63 کے خلاف ویسی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. تو فیصل واڈا صاحب کے خلاف شاید ایک حد تک کیس ختم ہو جائے، لیکن ان کا رسک جو 62-63 کی ڈسکوالیفیکیشن کا ہے وہ ختم نہیں ہوا ہوگا. اور قانونی کم از کم یہ میرے خیال میں قانونی یہ پوزیشن ہے. سیاست کے اندر کیا وجوہات ہیں ان کا سینٹ میں آنے کے لیے، عمران خان صاحب کی یا ان کی دیگر پارٹی کے لوگوں کی کیا اس میں منشا تھی، یہ تو میرا خیال ہے ان کی پارٹی کو ریپرزینٹیٹو بھی بہتر پتا. جی میں ایک ذرا بیان حلفی جو الیکشن کمیشن ہے کہ اس حوالے سے بھی آپ سے سوال ہوگا، لیکن چونکہ یہ بات ہوئی ہے سر وہ دوبارہ، چونکہ آپ کا تعلق PTI سے، یو ان بیٹر پوزیشن ٹو ٹیل اس. ظاہر بات ہے آپ لوگوں کو پرائم منسٹر صاحب سے جب ملاقات ہوئی، نام میں ہم نہیں جاتے لیکن جو بھی جتنے بھی کینڈیڈیٹرز ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہوگا کہ کس حوالے سے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا جو بیان میڈیا میں آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے پیراشوٹرز کو ٹکٹ نہیں دینے اور نہ ہی میں نے جو ہے وہ انویسٹرز کو دینے ہیں، میرٹ پہ ٹکٹ دینے ہیں، اور ہیومن ایرر ہو بھی سکتا ہے. آپ سے جاننے کا بیان حلفی کی بھی بات آئی ہے، کیا یہ مناسب اقدام ہوگا شفافیت کو قائم رکھنے کے لیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ بیان حلفی تحریری طور پہ لیا جائے گا تمام کینڈیڈیٹ سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں سینٹ کا، کہ وہ ووٹ کی خرید و فروخت میں کسی طور پر بھی شامل نہیں ہوں گے؟ وڈ اٹ ہیلپ؟ ہمارے ساتھ بیان حلفی آپ نے اپنے ضمیر پہ دینے ہیں. اس سے پہلے بھی جو آپ کرتے ہیں ایک غیر قانونی، غیر آئینی چیز ہے، غیر اخلاقی چیز ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی ہوں تو خدا معاف کرے، ہم تو تھانے کی تفتیش میں جھوٹے قرآن بھی اٹھا لیتے ہیں، عدالتوں میں جھوٹے قرآن بھی اٹھا لیتے ہیں. یہ انسان کا اپنا ضمیر ہے. لکھوانے سے، آپ قانون بنانے سے اس سے آپ اس کا نہیں کر سکتے. دیٹ از آلریڈی دیر کہ آپ کوئی غیر اخلاقی کام نہیں کریں گے. آپ جس نومینیشن پیپر دے رہے ہیں، آپ آئین پاکستان کا آپ پاسداری کی بات کریں، کیوں اضافی؟ یہ انسلٹ ہے.
यही एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए तस्दीर का निशाना बनता है। जहाँ तक चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स की रही, पार्टी का एक बोर्ड है, पार्टी का एक सरबराह है, द मैंडेट इज विद हिम, चाहे हमें पसंद हो या ना हो, 100% हम कभी किसी पे नहीं इत्तेफाक लेकिन वो करेंगे। कहती हैं शर्मिला साहबा कि जो दीगर जमातें हैं वो फिर देखती हैं कि अगर यहाँ पर कोई इख्तिलाफ है See, देखिए then they capitalize, और ये पॉलिटिक्स में होता है। मैं उनके कैंडिडेट्स के ऊपर नहीं एतराज जिस तरह कर रही हैं, मैं भी उनके एक एक कैंडिडेट के ऊपर एक एक खामी निकाल सकता हूँ, ठीक है, बट दैट्स नॉट ऑन। जिस वक्त साद साहब ने कहा कानून के मुताबिक हैं, अगर कोई उस पर क्वालिफाई नहीं करता वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बाकी किसको चूज करना है, नोबडी को डिक्टेट है कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये अवाम ने फैसला करना बट है। कैन दे टेक एडवांटेज ऑफ इट? इन्होंने जो आज तक पारसा और पता नहीं कौन कौन से जो है आलिम इन्होंने आज तक कैंडिडेट्स बनाए, दैट्स डिबेटेबल। पार्टी अपना मफाद देखती है, पार्टी देखती है कि उसने किस वकील को लाना। दोनों लाहौर से जो वकला इलेक्ट हुए हैं best हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे, अली As an जफर साहब और इंसान, as a आज़म profession, ज़ुल्फ़िकार। don't have high respect for them. So इस तरह के अच्छे लाएं कैंडिडेट्स, लेकिन ये पार्टी की चेयर का और उस बोर्ड का अख्तियार है। मैंने नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी को फलाना बंदा लाना चाहिए फलाना नहीं ला, जो कानून के मुताबिक है उस पर पूरा आता है, दैट्स हिज डिस्क्रिप्शन। अमीर को लाएं, फकीर को लाएं, वर्कर को लाएं, लीडर को लाएं, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है तमाम मेंबरान को होनी चाहिए। दैट इज उसके लीडर के ऊपर हमारा ट्रस्ट है, इनका अपने लीडर पे ट्रस्ट है। बहुत सारे सवाल शायद ये डिफेंड ना कर सके, लेकिन इनकी पार्टी लीडर ने एक फैसला कर दिया तो उसके ऊपर पाबंद है। ठीक। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ भी एक नजरियाती पार्टी है, नौजवान की पार्टी। यहाँ पार्टी मंशूर से हट के किसी ने भी अगर की तो उसको उसका वर्कर और उसको अवाम उसको पसंद नहीं करेंगे, वो जमाना गुजर गया। जमाना गुजर गया। शर्मिला साहब बताइएगा, आज फवाद चौधरी साहब ट्वीट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि सेनेट इलेक्शन में पीटीआई को 28 से 30 नशिस्तें मिल जाएंगी, और जाहिर बात है जो भी मैजिकल फिगर 50 का फिगर क्रॉस करेगा सेनेट का कंट्रोल उनके पास आ जाएगा। पीपल्स पार्टी गालिबन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आएगी, और जाहिर बात है थर्ड नंबर पे नून लीग। आप समझते हैं कि पीडीएम में भी इतनी कोई आपस में इतना इकट्ठ है कि जो जो आप लोगों ने मुश्तरका उम्मीदवार उतारे हैं उनको वो वोट पड़ेंगे, या अंदर भी थोड़ी बहुत टूट फूट का शिकार है और हो सकता है कि बहुत से लोग नून लीग के नजरियाती तौर पे पीपीपी को वोट ना करें, या पीपल्स पार्टी के लोग नून लीग के कैंडिडेट को वोट ना करें? शर्मिला साहबा, देखिए पीडीएम के जितने भी जॉइंट कैंडिडेट्स हैं वो मुश्तरका तौर पे जिनको सामने लेकर आए हैं उनके ऊपर कंसेंसस है, और ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसके ऊपर कोई एतराज हो। ये बड़े डिबेट और डिस्कशन और डिलिब्रेशन के बाद ये कैंडिडेट्स चूज किए गए हैं, चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हो, चाहे वो फरतुल्लाह बाबर साहब हो। और मैं समझती हूँ कि उसमें तो किसी किस्म की कोई मतलब डेफिनेटली गवर्नमेंट की ख्वाहिश तो होगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखिए मैंने 6-7 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक बयान सुना, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि एक तरफ तो आप शफाफियत की बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट ला रहे हैं, ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जनाब जितने हमारे पास वोट हैं उससे ज्यादा हम सेनेटर्स लेकर आएंगे। सो आई डू नॉट नो कि उनका इशारा किस तरफ था, कि वो किस तरीके से लेकर आएंगे उससे ज्यादा। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहिए कि एट द लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर जब एक बात होती है कि जितने हमारे वोट्स हैं, एंड आई एम कोटिंग हिम कि ये उन्होंने ये वर्बेटम ये बात है कि उससे ज्यादा हम सेनेटर्स ले आएंगे, तो फिर देखें ना, फिर अगर सीक्रेट बैलेट हुआ, नहीं जाती। साथ में ये भी क्वालिफाई किया था ना, अगर सीक्रेट बैलेट हुआ तो जैसे वो आपको भी मालूम है, आप खुद कह रही है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास तो बड़ी ऑप्शंस होती है ना मैम। एक सेकंड अनवर साहब, सीक्रेट बैलेट तो आप इस तरीके से कह रहे हैं जैसे कि सीक्रेट बैलेट सिर्फ पीपल्स पार्टी लेकर आई है। ये आइन है भाई, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आपको उसको बदलना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए, कौन आपको रोक रहा है? 2/3 अक्सरियत लाएं, करें उससे। ये हम तो नहीं मना कर रहे, हमने तो आपको नहीं रोका। और अगर हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत होती तो क्या वो हमसे पूछते? वो कब की ले आ चुके हो। ये आपका वैलिड पॉइंट है। वैसे शर्मिला से मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्यों हमसे बात करने को तैयार हैं? इससे पहले तो हमें चोर डाकू लुटेरे कहते थे, आज कहते हैं बात करेंगे तो सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब से बात करेंगे, उनकी सियासी बसीरत है। मतलब तजाद देखिए ना इनकी बात में, गुफ्तगू के अंदर, क्योंकि आज इनके सर पे पड़ गई है, दे सी देमसेल्व्स लूजिंग देयर कैंडिडेट, तो अब इनको जरूरत पड़ गई है ओपन बैलेट की। आज से पहले जब चेयरमैन सेनेट के वोट खरीदने थे नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तो जब इनको ओपन बैलेट नहीं ख्याल आया उस वक्त भी कहते कि ओपन बैलेट कराएं। अच्छा, ये जो ऑर्डिनेंस लेकर आए, मजे की बात ये है
اس میں آپ کینڈیڈیٹ کو تو کے لیے کہہ رہے ہیں اوپن بیلٹ ہونا چاہیے سینیٹرز کے الیکشن کے لیے، لیکن چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لیے آپ نے نہیں لکھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، وہ سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے. یہ آپ دیکھیں نا ان کی اپنے ہی آرڈیننس کے اندر یہ تضاد ہے کہ وہاں انہوں نے ووٹ خریدنے ہیں. وہ پوچھ لیتے ہیں جی، آپ وہ بتا رہی ہیں کہ یہ پھر ایک تو ظاہر بات ہے نقطہ پہلے بھی آیا کہ جی اگر لیجسلیشن ہو جائے تو بیسٹ وے تو یہی فارورڈ تھا، لیکن جو آرڈیننس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر اوپن بیلٹ ہو رہا ہے تو پھر چیئرمین سینٹ کا بھی اوپن بیلٹ ہی ہو جانا چاہیے. اگر کنسنسس ہوگا تو تبھی آئین میں چینج ہوگی. خواہش ہے ہو جانا چاہیے، پرائم منسٹر کا بھی اوپن ہو جانا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ کسی سیکرٹ بیلٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ایک دفعہ ہاؤس میں آ گئے تو پرائم منسٹر کا جس طرح اوپن جاتے ہیں دونوں لابیز میں، اس طرح ہو جانا چاہیے. اس میں چھپنے کی کون سی بات ہے؟ وہ اس بیان کو کہہ رہی ہیں کہ جی اگر حکومت جو ہے وہ، کیونکہ پی ایم نے کہا تھا پچھلے نے بھی کہا کہ پھر اپوزیشن روئے گی اگر سیکرٹ بیلٹ سے ہوا. یہ بہت ساری پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، ان کو آپ لیٹرل میرے خیال میں اگر لیں تو وہ خود ایکسپلین کر سکیں. اس کے اندر جو آئین ہے، جو قانون ہے، ہم نے اس کے دائرے میں رہ کے سروائیو کرنا ہے، چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو. اچھا شرمیلا صاحب، یہ جو بیان حلفی کا سوال میں آپ سے بھی کرتا چلوں، جو احسان اللہ ٹیوانہ صاحب ہیں ان کا جو کہنا ہے کہ جی یہ تو لوگ جھوٹے قرآن بھی اٹھا لیتے ہیں اور یہ بات صحیح ہے، بہت افسوسناک بات ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایک آن لائن شکایات سیل بھی قائم کیا ہے، پھر ویجیلنٹ کمیٹی بھی بنا رہے ہیں اور بیان حلفی بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں، آر دے گڈ میجرز کہ یہ جو انفارچونیٹلی پیسے کا لین دین ہے اس کو منیمائز کرنے میں یہ ہیلپ آؤٹ کریں گے؟ آپ کی پارٹی کا کیا سینس ہے اس حوالے سے؟ انوار صاحب دیکھیے، اب کیونکہ بیچارے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کٹہرے میں کھڑے، سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ بتائیں گے آپ کیا میکینزم بنائیں گے ٹو پریونٹ ہارس ٹریڈنگ. اب دیکھیں سیکرٹ بیلٹ کا مطلب ہے سیکرٹ بیلٹ، کہ وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی وقت آپ کو نہیں معلوم ہو سکتا. دیر از نو وے آف فائنڈنگ آؤٹ کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے. تو آپ شکایتی سیل بنا لیں تو بڑی فیوریٹ شکایتیں آئیں گی. کوئی بھی کہہ سکتا ہے کل کو کوئی بھی فیوریٹ پٹیشن ڈال دے گی جی شرمیلا فاروقی نے پیسے لے کے ووٹ ڈالے، میں کیا کر لوں گی؟ اینڈ ہاؤ ول دیٹ پرسن پروو کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو آپ سمجھتی ہیں وہ جو اگر ایک بار کوڈ ہو جائے، جو ایک سجیشن آئی تھی اٹارنی جنرل صاحب کی جانب سے، آپ نے کہا نا پھر کون لوگ ایک دوسرے پہ شک کرتے، جیسے 14 ممبران سینٹ تھے، ہم جب ان سے پوچھتے تھے تو سب کہتے تھے کہ نہیں ہم نے تو نہیں کیا. تو اگر کوئی بار کوڈ ہو جائے، ٹیکنالوجی کا استعمال ہو جائے تو اس پہ کوئی کبات ہے شرمیلا صاحبہ کہ صرف الیکشن کمیشن ٹریس کر سکے کہ شرمیلا صاحبہ نے یا احسان ٹیوانہ صاحب نے کس کو ووٹ دیا؟ انوار صاحب آئین میں لکھا ہے it is going to be a secret ballot. میم وہ آئین There is no way. خدا نہ خواستہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے جس میں تحریف یا کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ڈائنامک ڈاکومنٹ ہے نا. ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، میں آپ کی بات پہ بھی آتی ہوں. جب سیکرٹ بیلٹ ہے that means it's a secret ballot. کوئی بھی کبھی بھی کسی وقت بھی کسی طریقے سے نہیں معلوم کر سکتا کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ قرآن حدیث تو نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. میں نے کب کہا؟ میں تو کہتی ہوں اس کو تبدیل کریں، لیکن آپ کے طریقہ کار بھی تبدیل کرنے کا آئین ہی میں درج ہے نا جی. آپ نے آئینی ترمیم لانی ہے 2/3 اکثریت سے اور پھر اس کو ترمیم کرنا ہے، کر دیں. یہ تو it's not a حدیث اور قرآنی وہ تو طریقہ کار پہ تو آپ کی بات سے میں اتفاق کر کے میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو سجیشن آئی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ پھر لوگ سوالات اٹھتے ہیں نا، بار کوڈ اگر بار کوڈ کوئی دے دیا جائے اور وہ ٹریسیبل صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہو، آپ کا بیلٹ پیپر ہو احسان ٹیوانہ صاحب کا، اور اگر کوئی پتہ کرنا چاہے اگر تعداد سے زیادہ سیٹیں آ جاتی ہیں تو کم از کم انویسٹیگیٹ تو ہو سکے نا. وہ بلیک شیپس جو ہیں ان کی نیمنگ اور شیمنگ تو ہونی چاہیے نا. اگین دس از اے وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن. اگر اس میں لکھا ہے سیکرٹ بیلٹ، وہ اور ویسے لکھا ہے کہ وداؤٹ فیور اور فیئر ایک ایم پی اے اور ایک ایم این اے ووٹ ڈال سکے وداؤٹ فیور اور فیئر. یہ اینٹی میری مرضی ہے. میں اپنے اگر پارٹی ڈسپلن سے، میں پارٹی ڈسپلن سے انحراف کر سکتی ہوں کہ جی میری پارٹی نے جس کو کہا ہے کہ ووٹ ڈالو، میں نہیں ڈالتی، اسے میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گی، اس سے مجھے کوئی نکال نہیں سکتا ہے. ویسے سزا ہونی چاہیے اگر شرمیلا فاروقی صاحبہ پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ کو ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے، اس کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے. اگر کوئی اپنی پارٹی سے کے خلاف ووٹ ڈالتا ہے اس کو نکال دینا، حیات اس پارٹی سے بھی نکال دینا چاہیے اور کسی اور پارٹی کو بھی اس کو نہیں لینا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں وہ تو ادھر سے تو نکل جاتے ہیں، لیکن دوسری پارٹی پھر اس کو
उस फेवर के लिए अपनी पार्टी में सीट भी दे देती है। तो जहां तक मेरा ये नहीं होना चाहिए। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं समझती हूँ कि ऐसे लोग इस काबिल ही नहीं है, काबिल ही नहीं है। टिवाना साहब अपनी 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 जो लॉयल्टी नहीं दिखा सकते पार्टी के साथ, they should not be in the parliament, they should not be in any party. I fully agree with her जी। और जो आप बात कर रहे हैं ये अखलाकी आप कहें कि ठीक भी है, लेकिन अगर आइन के अंदर सीक्रेट है तो दैट हैज टू बी अ सीक्रेट। ये बार कोड, ये चीजें जो हैं क्यों हम उसको मिसयूज को कैसे रोका जाए, नुक्ता ये है। वो डिबेट है, आइन के अंदर चेंज होनी चाहिए। डायनामिक डॉक्यूमेंट है ना आइन, आइन के अंदर डॉक्यूमेंट है ना, उसको आप डॉज ना करें। यस, टेक इट इन लेटर एंड स्पिरिट। यस, आप उसकी स्पिरिट को वायलेट करके अपना फायदा उल्लू सेट कर लें, वो भी गलत है। वो नहीं है। और ये हो रहा है ना हमारे सेनेट के इंतखाब, सिर्फ 18 नहीं 15 में भी, उससे पहले भी ये होता रहा। हमारे साहब हुआ है, पीटीआई इज द ओनली पार्टी जिसने अपने मेंबर्स को रिप्रिमांड किया और बहुत बड़ी तादाद के अंदर की है। और पहले ये केपीके के अंदर ज्यादा ऐसी बदनामी सुनी जाती थी और वहाँ कई ऐसे आए हैं, एक खानदान के 3 फर्द उन्होंने पैसे के जोर के ऊपर वहाँ पे परचेजिंग की है। ठीक है। So we had backed example. And bad examples should not be repeated. ये सारों के ऊपर धब्बा आती है। धब्बा आता है, इसमें कोई बचता नहीं है, ख्याली में हम सबको आता है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये डिबेट हमने अच्छी की और मुख्तलिफ जावियों से बहस की। टिवाना साहब आपका बहुत शुक्रिया, शर्मिला साहिबा, साद रसूल साहब और सईद काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, आने वाले दिनों में देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके बाद यह हतमी तौर पे सूरत हाल वाज़ेह होगी। चलते चलते चूँकि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में गुफ्तगू की थी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब के हवाले से, वो वफात पा गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। हमारे शोज़ में आते रहे, आप देख सकते हैं हमारे शोज़ का भी हिस्सा रहे मुशाहिदुल्लाह खान साहब। मुल्क की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते थे, अवाम के नफ्स पर उनका हाथ था और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर लेते थे और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी बयान करते थे और जमहूरियत के लिए हमेशा उनकी एक स्ट्रगल रही है। इसी वजह है कि चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो, इनकी वफात पर इज़हार अफसोस के मैसेजेस जो हैं वो हर तरफ से आ रहे हैं। एक दफ़ा फिर हम उनकी जो फैमिली है उनके साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। ऐसे लोग जो हैं वो हमारी सियासत का असासा रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि उनकी जो पॉलिटिक्स है उसको नून लीग जो है ज़रूर फर्दर करेगी। प्रोग्राम सच के साथ का ये स्पेल इस हफ्ते का अपने अख्ताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे सेहत रही, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते पीर की शब 10:05 पर। तब तक के लिए सईद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।